Hello students and welcome to this new lecture where we will see the poem question answers and supplementary reader question answers, and I will tell you which questions are important for your exam. So we'll start with poem number 1. हमारा poem number 1 है a house and a home, a house a home. ये जो हमारी poem है उसमें एक ही question answer है जो important है और ये है ये वाला. This is very much important. ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ, व्हाट इज अ होम मेड ऑफ. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. एक व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ, व्हाट इज अ होम मेड ऑफ. तो अगर इसका आंसर हमको देखना है तो विल कम टू दिस. अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, हार्डवुड, विंडो ग्लास एंड अ यार्ड. It has eaves, chimneys, tile floor, stucco roof, and lot of doors. A home is made of family members. It has unselfish acts, share, sharing and caring for the loved ones. तो ये आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज द हाउस मेड ऑफ, तो आप लिखेंगे ये 2 पॉइंट्स, और व्हाट इज द होम मेड ऑफ तो आप लिखेंगे ये 2 पॉइंट्स. ओके, ये है हमारे पोयम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. चलिए अब हम बात करते हैं पोएम नंबर 2 की, जो मैं अभी आपके स्क्रीन पे खोलने वाला हूं. पोएम नंबर 2. ओके, पोएम नंबर 2 है काइट. कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वैसे तो है नहीं काइट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही नहीं है काइट के अंदर, तो हम काइट जो है वो तो जाने ही दे रहे हैं. पोएम 3 जो है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे, जो है हमारी पोएम द क्वारल. ठीक है, द क्वारल. चलिए नंबर 3 की पोएम हम खोल देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर. ये आ गया आपका चैप्टर 3 और अब आएगा पोएम नंबर 3. ये आ गया द क्वारल. ओके, क्वारल पे हो सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे है रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम. वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट. ये लाइंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये लाइंस का मीनिंग क्या है? द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, थम्प्ड मी ऑन द बैक. रीड द लाइंस फ्रॉम द पोयम, वन थिंग लेड टू अनदर. ये क्या मतलब है ये लाइंस का? चलिए इसका आंसर देखते हैं अब. ओके, ये आ गया आपके स्क्रीन पे आंसर. ये वाला है आंसर हमारा. तो वन थिंग लेड टू अनदर, उसका मीनिंग क्या है? वन रीजन लेड टू अनदर रीजन. तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? आप लिखेंगे कि वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स वन रीजन लेड टू अनदर रीजन. और नंबर 2 था द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द क्वारल वाज स्टार्टेड ऑन स्मॉल इश्यू. छोटे इश्यू पे, छोटे बात पे झगड़ा शुरू हुआ था. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो था द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग. तो ये है द एंड टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट, द एंड टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट. फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो है द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. तो यहाँ पे आफ्टरनून पास्ड एंड नाइट केम बट देयर फाइट कंटिन्यू. आफ्टरनून हो गई, आफ्टरनून खत्म हो गई और रात आ गई, फिर भी अपनी फाइट कंटिन्यू है. थम्प्ड मी ऑन द बैक, द क्वारल केम टू एन एंड. तो ये आपको याद रखना है. ओके, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर. ओके, ये हो गई हमारी पोएम 3 की बात. अब हम बात करते हैं पोएम 4 की, जो है हमारा ब्यूटी. ओके, चलिए पोएम नंबर 4 खोल देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर. ब्यूटी में पोएम नंबर 4 ये आ गया आपके स्क्रीन पे के ऊपर. चैप्टर नंबर 4 और उसके बाद पोएम नंबर 4 जो है ब्यूटी. ओके, ये है हमारा ब्यूटी वाला चैप्टर. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैन यू हियर ब्यूटी एट अ साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल. हैव यू हर्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. हैव यू हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज सung और प्लेड. क्या आप ब्यूटी को सुन सकते हैं? एक ऐसा साउंड ऐड करिए जो आपको ब्यूटीफुल लगता है या पोएट को ब्यूटीफुल लगता है. ठीक है,
क्या आपने कभी एक सॉन्ग अपने दिमाग में सुना है बहुत लंबे समय के बाद, जब आपने सुन लिया हो पहले और उसके बाद वापस से आपको याद आया हो? ऐसा भी हो सकता है ना कई बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे और आंसर देखते हैं इसका। द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। भाई बर्ड्स की जो आवाज होती है वो भी ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। ये भी लिखेंगे हम। द पोएट सेज दैट व्हेन वी हियर मेलोडीज we find it sweet, but after hearing those melodies, when we imagine about melodies, that is unheard melodies, we found it sweeter than the original melody itself. भाई पोएट बोल रहे हैं कि हम जो है वो कई सारी म्यूजिक याद करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, लेकिन हमको बहुत बढ़िया लगता है कि हम जब इमेजिन करते हैं वो आवाज के बारे में, अनसुने आवाज हमको और ज्यादा लगते हैं ओरिजिनल आवाज से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कौन सा था? हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड? तो यस, समटाइम्स आई हर्ड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज सung और प्ले। ये आप लिख देंगे। यस, समटाइम्स आई हर्ड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज सung और प्ले। ओके भाई, यहाँ पे खत्म होता है ये चैप्टर नंबर हमारा 4, सॉरी पोएम 4। और आगे हम बात करेंगे पोएम 5 की, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। उसके लिए मुझे आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे जो मैं रख रहा हूं। ये रख दिए मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर। पोएम पे आते हैं। ये रही पोएम, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, और इसके नीचे ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है, व्हाई, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू, है ना, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, नंबर 2। ओके, फिर व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दिस फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन, पनिश्ड इन द कॉर्नर, लीव देयर ग्रीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। पोएट क्यों जानना चाहते हैं? The poet wanted to know where the teachers go at 4 o'clock because this is time when school got over. तो ये समय जो होता है जब स्कूल खत्म हो जाता है, तब जानना चाहते हैं पोएट कि टीचर्स कहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। नॉर्मल पीपल क्या करते हैं? द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्ड अबाउट आर लिविंग इन हाउसेस, वॉशिंग socks, wearing pajamas, watching TV, picking their noses, living with their parents, not spelling right, being bad, making mistakes, getting punished, losing books, scribbling on desktops, wearing old dirty jeans। Important question है ये। और आंसर देखिए, नॉर्मल लोग क्या करते हैं? पोएट जो बोल रहे हैं कि भाई वो घर में रहते हैं, वो अपने सॉक्स मोजे धोते हैं, पजामास पहनते हैं, टीवी देखते हैं, अपनी नोज पिक करते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, स्पेलिंग गलत लिखते हैं, बुरे बनते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, पनिशमेंट मिलती है उनको, वो अपनी बुक्स खो देते हैं, डेस्कटॉप पे वो स्क्रिबल करते हैं, वो घिस देते हैं डेस्क के टॉप को, वेयरिंग ओल्ड डर्टी जीन्स, ये सारी चीज नॉर्मल लोग करते हैं। और एक क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये, व्हाट डू यू थिंक दिस फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? पनिश्ड इन द कॉर्नर, तो गेटिंग पनिशमेंट और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। पनिश्ड इन द कॉर्नर का मतलब गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। और सेकंड, लीविंग देयर ग्रीन्स, लीविंग द प्लेग्राउंड आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन। तो प्लेग्राउंड छोड़ देना जब बेल बज जाए दूसरी क्लास शुरू होने का, तो प्लेग्राउंड से निकल जाने का, तो इसका मतलब होता है लिविंग देयर ग्रीन। तो लिविंग द प्लेग्राउंड आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स फॉर द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन। ये है आपके पोएम के क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन आंसर से। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन आंसर्स के। तो सप्लीमेंट्री रीडर खोल देते हैं आपके लिए, जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए चैप्टर खोल देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 ये रख दिया मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, वापस से खोलना पड़ेगा। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, चलिए ये रख दिया मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स।
और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट अस सी। पहले तो जाते हैं नीचे क्वेश्चन आंसर्स पे। भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दो। जैसे सबसे पहला, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, और वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, अलग कैसे हो गए। तो वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड। तो हवा ने कई सारे पेड़ गिरा दिए थे, जिसमें एक पेड़ पे वो जो बर्ड्स रहते थे वो पेड़ भी गिर गया। एक बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। तो एक बड़ा सा हैवी ब्रांच आया और वो नेस्ट पे ऊपर जोर से टकराया, जिससे वो बर्ड मर गया। बट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो आया था, इसकी वजह से बेबी बर्ड्स जो थे वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड उड़ के चले गए थे। बोथ लैंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस, दोनों अलग अलग जगहों पे लैंड हुए। दिस इज हाउ द टू बर्ड्स वेर सेपरेटेड। तो ऐसे दो बर्ड सेपरेट हुए। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। तो दोनों कहाँ पे उनको घर मिला। वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। तो एक बेबी बर्ड जो था उसको घर मिला एक केव के पास, जहाँ पे रॉबर्स रहते थे, चोर रहते थे, उनकी पूरी गैंग रहती थी। और दूसरा जो है, दूसरे जो बेबी बर्ड था उसको ऋषि के आश्रम के बाहर थोड़े दूर उनको घर मिल गया था। ओके, ये दोनों क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में है, जो है हमारा द फ्रेंडली मोंगूज। चलिए चैप्टर नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पे खोल देते हैं हम, और ये आ गया चैप्टर नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, द फ्रेंडली मोंगूज। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं। What was the farmer's comment on his wife's fears? Or why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? ये दोनों important questions हैं। What was the farmer's comment on his wife's fears? Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? चलिए नंबर 3 और नंबर 4 का आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फार्मर की कमेंट कौन सी थी वाइफ के डर के ऊपर। The farmer told his wife that she need not be afraid as the mongoose was a friendly animal। तो फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, मोंगूस फ्रेंडली एनिमल है, वो बहुत ही स्वीट है, जितना ही स्वीट उनका बेबी है उतना ही स्वीट मोंगूस है, और वो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो वाइफ ने क्यों मारा बास्केट से मोंगूस को। The wife saw the mongoose face and paws smeared with blood and concluded that it must have killed the baby। वो वाइफ जो है उसने देखा कि मोंगूस के हाथ और उसके पॉज, ठीक है, वो ब्लड से एकदम पोते हुए थे, उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। तो उसने कंक्लूड किया कि उसने बेबी को शायद मार दिया होगा। वो जोर से चिल्लाई, she cried blood and continued screaming hysterically and accusing the wicked animal of having killed her baby। तो उन्होंने जोर से ब्लड ब्लड चिल्लाया और कंटिन्यू किया जोर से चिल्लाने का, और विकेड एनिमल, वो खराब एनिमल को उन्होंने दोष दिया कि उसने बेबी को मार दिया है। वो अंधी हो गई थी गुस्से में, ठीक है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ शी ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose। तो पूरे ताकत से उसने वो जो हैवी बास्केट था जिसके अंदर ग्रोसरीज भरी थी, जोर से वो mongoose के ऊपर मार दी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली mongoose के। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 खोल देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, द शेफर्ड्स ट्रेजर। और चैप्टर नंबर 3 जो है उसके आंसर्स देख लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें।
ओके चलिए आपके स्क्रीन पर ऊपर रख देता हूं मैं चैप्टर नंबर 3, ये आ गया द शेफर्ड्स ट्रेजर। ओके इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। दो क्वेश्चन आंसर नंबर 2 और 3। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड व्हाई? और व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें से, नंबर 2 और नंबर 3। किसने विजिट किया शेफर्ड को एक दिन और क्यों? चलिए देखते हैं। किंग ने विजिट किया। द किंग डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल विजिट द शेफर्ड वन डे। किंग शेफर्ड जो है वो बन के एक म्यूल के ऊपर ट्रैवल करके शेफर्ड को विजिट किया था उसने। शेफर्ड भले ही पुअर था, अनएजुकेटेड था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था और लोगों के दुख समझता था, लोगों की तकलीफ समझता था और उनको हेल्प करने के लिए मदद करता था। उनको ये दुख जो है वो फेस करने के लिए मदद करता था विथ करेज एंड कॉमन सेंस। हिम्मत से और अपनी बुद्धि से वो फेस करने के लिए लोगों को सिखाता था। द किंग heard about him and therefore wanted to meet the shepherd who had become so famous for his wisdom and friendly nature among the common people. तो किंग ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और therefore wanted to meet the shepherd. He wanted to meet the shepherd जो इतना फेमस हो गया था अपनी बुद्धि के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए सब लोगों के अंदर, अमोंग द कॉमन पीपल। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द सेकंड क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट वो है नंबर 3। व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? तो शेफर्ड के लिए जेलस क्यों हो गए हैं, उनको जेलस क्यों महसूस हुआ? द अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ द शेफर्ड बिकॉज ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी ही रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। तो वो गवर्नर जेलस हुए शेफर्ड से क्योंकि भले ही वो बड़ा बन गया था, भले उनके पास पावर आ गई थी, भले ही वो एकदम रिस्पेक्टफुल बन गया था, डिग्निटी थी उसमें, लेकिन ही रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। वो इतना ही बढ़िया, इतना ही अच्छा था, जितना पहले था उतना ही अच्छा रहा। लोग उसको प्यार करते थे, उसको इज्जत देते थे, ऑनर करते थे और उसकी बुद्धि के लिए, सिंपैथी के लिए और अच्छाई के लिए। और उसका जो नाम है एक फेयर और वाइज गवर्नर से फैल गया पूरे कंट्री के अंदर, इसलिए ये सारे गवर्नर्स जेलस हो गए थे। ओके ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द अदर गवर्नर्स ग्रीव जेलस ऑफ द शेफर्ड बिकॉज ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी ही रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। Okay, people loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness, and his fame as a fair and wise governor soon spread out through the country. तो ये हो गया आपका नंबर 2 और नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। आपके स्क्रीन के ऊपर अब मैं रखने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओके द ओल्ड क्लॉक शॉप और उसके क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आ गए हम आपके स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 4 लेके द ओल्ड क्लॉक शॉप। क्वेश्चन आंसर्स खोल लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 और नंबर 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? क्या सोच रहे हैं आप, वो इंसान ने क्या बोला होगा अपने फ्रेंड पे जो दरवाजे पे खड़ा हुआ था? ये है हमारा नंबर 4। चलिए देखते हैं नंबर 4 के आंसर को। द मैन माइट हैव इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट रे वाज डेफ। वो इंसान ने शायद अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म किया होगा कि रे जो है वो डेफ है, सुन नहीं सकता है। एंड देयर वाज नो नीड टू वरी, और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ही कुड आल्सो हैव डिस्कस विद हिम व्हाट देयर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन वाज। तो ये भी डिस्कस किया होगा उन्होंने उसके साथ कि अब क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। Number next, Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks? Ray एक pawn broker नहीं था, ठीक है, फिर भी वो पैसे क्यों देता था ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स के एक्सचेंज में? Ray was not a pawnbroker. He lent money to the people in exchange for their old watches and clocks because he knew that they were in need of money. रे भले ही पॉन ब्रोकर नहीं था, लेकिन वो लोगों को पैसे देता था उनके ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स के एक्सचेंज में, क्योंकि उसको पता था, ही न्यू दैट दे वर इन नीड ऑफ मनी, उनको पैसे की जरूरत है। ही लोन्ड मोर मनी देन ही शुड हैव। तो वो ज्यादा लोन देता था, ठीक है, जितना देना चाहिए उससे ज्यादा देता था,
He kept the watches till the owners wanted them back and he would return them at the same price he had paid with no interest. तो वो वॉचेस जो है वो अपने पास रखता था वो जब तक ओनर्स को वापस नहीं चाहिए वो वॉचेस वो घड़ियां, और वो सेम प्राइस पे उनको रिटर्न देता, कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। ठीक है, अगर 100 रुपए में उसने दिया तो 100 रुपए ही वापस लेता, 110 120 रुपए वापस नहीं लेता। लोन में तो इंटरेस्ट लगता है ना, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेता। ओके, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारा चैप्टर नंबर 5। ओके, चलिए खोल देते हैं चैप्टर नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, जो है तानसेन। तानसेन के बारे में स्टोरीज हमने रिसेंटली पढ़ी थी ग्रामर शुरू करने से पहले। वो स्टोरी में क्वेश्चन आंसर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर पे आ गए हम। यस, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड, नंबर 1 और नंबर 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 और नंबर 3। ओके, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव 2 रीजंस। नंबर 1 और नंबर 3, चलिए देखते हैं आंसर। स्वामी हरिदास ऐसा बोला था तानसेन टैलेंटेड है बिकॉज on seeing Swami and his disciples resting in the forest, he hid behind a tree and roared like a tiger and managed to frighten his disciples. तो स्वामी हरिदास जब फॉरेस्ट में रेस्ट कर रहे थे तो तानसेन एक ट्री के पीछे छुप के टाइगर की आवाज निकाल रहा था। ठीक है, और उनके डिसाइपल्स, उनके जो चेले थे स्वामी हरिदास के, वो डर गए थे। नंबर 1 और नंबर 3। भाई तानसेन अकबर को क्यों पसंद था? अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर कभी भी तानसेन को बुला देते थे गाना गाने के लिए, दिन हो या रात हो, कभी भी बुला देते थे। एट टाइम्स ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कई समय पे वो तानसेन के घर पे चले जाते थे चलते चलते, ठीक है, उनको खाली सुनने के लिए कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स देते थे। दिस रीजन टेल अस दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन। तो ये एक रीजन था जिससे अकबर, हमको पता चलता है कि अकबर तानसेन से, मतलब तानसेन को बहुत ही अच्छा लगता था। तानसेन अकबर को बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, ये आंसर इंपॉर्टेंट है। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। एट टाइम्स ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस and gave him many presents. These reasons tell us that Akbar was fond of Tansen. Okay, नंबर 2 और नंबर 3 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के। चलिए, हमने आज देखा सप्लीमेंट्री रीडर और पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, और मैंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको बताए यहाँ पे। और एक बात बेटा, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। जितने पेपर्स आपने सबमिट किए हैं, जितने पेपर्स आपने सबमिट नहीं किए हैं, वो सारे पेपर सबमिट करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, वो टाइम चला गया है सबमिशन करने का, आपके पेपर्स चेक होने चाहिए। और एक बात, फेयर बुक्स चेक करवाने के लिए आप जल्दी से जल्दी आइए। फेयर बुक्स में सप्लीमेंट्री रीडर 5, पोएम 5 और चैप्टर 5 होने ही चाहिए। जब आप चेक करवाने के लिए आते हैं तो चैप्टर 1 to 5, पोएम 1 to 5, SR 1 to 5, ग्रामर के 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए फेयर बुक के अंदर। ओके, अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं स्कूल के ऊपर तो आप मुझे मिल सकते हैं थर्सडे को 9 से 11 के बीच में और सैटरडे को 9 से 11 के बीच में। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे, कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे ग्रामर की, और आगे चालू करेंगे हमारे चैप्टर्स ग्रामर के और इंग्लिश के। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज बताए हैं वो रेडी कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाय बाय।